दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो अलग-अलग रोमांचक और 100% सच्ची कहानियां, जिनके लेखक हैं इश्तियाक अलवी साहब। जहां घने पेड़ों के नीचे मौत इंतजार कर रही है और हर कदम पर इंसान की हिम्मत और होशियारी का इम्तिहान होता है। पहली कहानी में आप देखेंगे हजारीबाग के घने जंगल का राज, जहां मैन ईटर बाघ हर पल खौफ महसूस कराता है। दूसरी कहानी में आप सामने पाएंगे एक चालाक खतरनाक लेपर्ड और एक बहादुर इंसान के बीच का टकराव, जहां हर पल मौत से टकराता है और जंगल का असली राज आपके सामने खुलता है। तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफ़र के लिए जहां शिकार, खौफ और बहादुरी एक साथ सांस लेते हैं और जंगल की असली दुनिया आपके दिल की धड़कन तेज कर देती है। हजारीबाग से लगभग 25 मील दूर बस्तपुर गांव बीचों बीच घने जंगल में बसा हुआ था। पश्चिम बोकारो की कोयला खदानों के अफसर मिस्टर अतूफ अंसारी और एक अंग्रेज शिकारी मिस्टर वेस्ट ने हमें शिकार के लिए बुलाया था। उनके साथ मिस्टर मोहम्मद अली आलवी भी थे और मैं सबसे कम उम्र का शिकारी इन बड़े नामों के बीच खड़ा था। अंसारी साहब का नाम तो पहले ही मुझे जुनून की तरह याद था, वही जिनका लेपर्ड के साथ जिंदा बच निकलने का किस्सा अखबारों में बरसों तक चलता रहा। मिस्टर वेस्ट अफ्रीका के जंगलों में शिकार खेल कर आए थे और आलवी साहब तो यूपी के मशहूर शिकारी माने जाते थे। उन तीनों के बीच खुद को देखकर ही मेरी धड़कन तेज हो गई थी। पहाड़ी प्रकृति की पथरीली जमीन, ऊंचे नीचे टीलों की कड़ी और बीच बीच में बहते हुए नालों ने इस जंगल को और गहरा और भी खामोश बना रखा था। जब हम लोग पहुंचे, अंसारी साहब के अर्दली ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले बंगलों के पास वाले घने हिस्से में रात भर बाघों की लड़ाई सुनाई दी थी और उन्हीं लड़ते हुए बाघों के बीच वो बदनाम डमकटा मैन ईटर भी था, जो हजारीबाग तक के पूरे इलाके में लोगों की रगों में खून जमा देता था। शाम के लगभग 3 बजे खबर बिजली की तरह फैली। पता चला कि बस्तपुर गांव से लगभग 3 मील दूर बीच जंगल के नाले पर बाघ ने एक बड़े कद का बैल मार डाला है। सूरज ढलने को था, इसलिए हमने जल्दी से गाड़ी तैयार करवाई और बस्तपुर की दिशा में निकल पड़े। गांव पहुंचकर हमने सबसे पहले उसी चरवाहे को ढूंढा जिसके सामने ये हमला हुआ था। उसका चेहरा अभी तक पीला पड़ा हुआ था। वो बोला कि जब बैल पानी पी रहा था तब वो डमकटा बाघ बिल्कुल अंधेरे की तरह छुप कर आया, एक ही छलांग में बैल पर टूट पड़ा। चरवाहा तो दूसरी ओर एक ऊंची कगार पर था, जिसने हल्ला मचाया, पेड़ पर चढ़ गया, पर बाघ इतना तेज, इतना भारी, इतना ढीठ था कि सिर्फ 1 मिनट में बैल को दबाकर गिरा दिया और तुरंत उसे मुंह में दबाकर कगार के ऊपर ले गया। चरवाहा काफी देर तक चुपके से बैठा रहा, फिर हौसला जोड़कर भागता हुआ गांव पहुंचा, पर गांव का कोई आदमी डर के मारे बैल की लाश तक देखने भी ना गया। सबने मिलकर फैसला किया कि अंसारी साहब को तुरंत बुलाया जाए, क्योंकि ये जंगल उनका जाना पहचाना था और वो मैन ईटर के बारे में पहले भी कई बार कामयाब हो चुके थे। गांव से कुछ लोग हमारे साथ चले। रास्ते इतने कठिन थे कि हर 2 कदम पर पत्थर फिसलते, पेड़ों की जड़ें रास्ता रोक लेतीं और नाले की भारी सी हनित हवा अंधेरे को और भारी बना रही थी। धीरे धीरे हम लोग उस जगह जाकर रुक गए जहां बैल की लाश पड़ी थी। जब हम उस जगह पहुंचे तो एक पल के लिए सांस रुक गई। जो मंजर सामने था वो किसी खौफनाक जंगल की दास्तान जैसे लग रहा था। एक बहुत बड़ा तंदुरुस्त बैल नाले की लगभग 11 फुट ऊंची कगार के कोने पर आधा लटका हुआ था। उसका आधा धड़ ऊपर की झाड़ियों में अटका हुआ था और आधा हवा में झूल रहा था। ये देखकर तुरंत समझ आ गया कि बाघ ने इस पर किस किस्म की ताकत से हमला किया होगा। जमीन पर एक भी घसीटने का निशान नहीं था। नाला एकदम साफ था, कगार चिकनी और सीधी, जिसमें बैल को खींचने का कोई सबूत नहीं मिलता था। नीचे पानी के किनारे पर कगार के बिल्कुल ठीक नीचे बाघ के पंजों के गहरे निशान थे, लेकिन उस जगह तक बाघ का आना या वापस लौटना, कोई निशानी, कोई पगमार्क्स, कुछ भी नहीं। बैल के गिरने, उसकी जद्दोजहद और बाघ से टक्कर के सब निशान जमीन पर थे। चरवाहे की बात बिल्कुल सच लग रही थी। बाघ ने कगार के ऊपर से सीधा बैल पर छलांग लगाई थी।
हाँ, एक बात समझ से बाहर थी कि बाघ इतने बड़े बैल को मुंह में दबाकर 11 फुट ऊपर कैसे उछल गया होगा, जैसे बिल्ली छोटे चूहे को उठाती है। लेकिन जंगल की दुनिया में बाघ जैसे दरिंदे के सामने किसी बैल की हिम्मत ही क्या। हवा में उस वक्त एक अजीब सी ठंडक और सरसराहट थी। चिड़ियां लगातार खतरे की आवाज निकाल रही थीं, जैसे हमें होशियार कर रही हूं। बैल की लाश से अभी तक सिर्फ थोड़ा हिस्सा ही खाया गया था। बाघ यकीनन आसपास ही छुपा हुआ था और हमारी आहट सुनकर थोड़ा पीछे सरक गया होगा। शाम इतनी गहरी हो चुकी थी कि ना हम जंगल में घूमकर बाघ को ढूंढ सकते थे और न ही कोई हांका कराया जा सकता था। तय हुआ कि जब तक पूरा अंधेरा न हो जाए तब तक बैल की लाश के पास बैठकर मौका देखा जाए। नाला बहुत गहरा था, दोनों ओर ढलान पर घनी झाड़ियां, बीच बीच में कुछ पेड़ खड़े थे। हम सब नाले की ऊपर वाली जगह पर, जहां बैल की लाश लटकी हुई थी, अपने अपने पेड़ों पर चढ़कर बैठ गए। लेकिन अंसारी साहब जिस पेड़ पर बैठ गए वो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह थी। 2 शाखों वाला एक पेड़, नाले की ढलान पर बिल्कुल वही ऊंचाई जहां कगार खत्म होती थी। कगार से सिर्फ 1 गज की दूरी, बिल्कुल ऐसी जगह जहां से बाघ एक ही छलांग में पहुंच सकता था। हम लोग अपनी जगहों पर बैठ गए तो गांव वाले वापस जाते हुए जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगे। उनका इरादा एक ही था, बाघ को ये लगना चाहिए कि सब शिकारी चली गए हैं। जैसे ही जंगल फिर से खामोश हो, वो जरूर बैल की लाश की ओर लौट कर आएं। और हम पेड़ों पर बिल्कुल चुप बैठे उस अंधेरे और खौफनाक इंतजार का हिस्सा बन गए। 2 घंटे तक सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा बना रहा। हम सब अपने पेड़ों पर बिल्कुल जम कर बैठे थे। हर हल्की सी पत्ता हिलने की आहट पर कान खिंच जाते। फिर अचानक एक गीदड़ ने एक अजीब सी खतरे वाली आवाज निकाली। ये आम गीदड़ की चीख नहीं थी। बीच बीच में रुककर बिल्कुल ठीक बैल की लाश की दिशा में बढ़ते हुए वो उस तरह बोल रहा था जैसे उसे कोई खौफ महसूस हो रहा हो। सुनसान जंगल में उसकी आवाज इतनी भयानक लग रही थी कि मेरी पीठ तक में ठंडी लहर दौड़ गई। जब वो गीदड़ आखिरी बार बोला तो बैल की लाश से सिर्फ 25 कदम दूर था और उसके बाद एकदम खामोशी। हमारे लिए ये सबसे साफ इशारा था कि बाघ जग गया है। वो अपने अंदाज से घूमकर चक्कर काटकर लाश की ओर बढ़ रहा था। सांस अंदर तक जम गई। हर शिकारी ने अपनी आंखों को अंधेरे में ताना, कान आहट पर लगा दिए। हर एक ने अंदाजे लगाए कि बाघ किस दिशा से आएगा। राइफल को बार बार संभाला, थामा, तोल कर देखा। अपने दाहिने बाएं किनारे तक जितना नज़र पहुंच सकती थी उतना अंधेरा देख डाला। सांस को धीरे धीरे अंदर खींचकर फिर बाहर निकालकर अपने नर्व्स को ठीक करते रहे। और इसी बेचैनी, इसी इंतज़ार में जब भी किसी जानवर का ख्याल दिमाग में आता, उसी की सूरत अंधेरे में एक धोखे की तरह सामने तैर जाती। दिल की धड़कन तेज हो जाती। इसी को अंग्रेजी में थ्रिल कहते हैं और शिकार के वो गहरे लम्हे ही शिकारी के लिए असली मज़ा होते हैं। इसी बेखुदी के पलों में हम बैठे थे, तब किसी पेड़ के नीचे हल्की सी मिट्टी हिलने की आवाज़ सी आई। राइफल की पकड़ और ज़्यादा कस गई। सारे होश एक ही ओर जमा हो गए। इंतज़ार लंबा ही होता गया। मिनट घंटे बन गए। पुराने शिकारी भी थक गए, पर बाघ की कोई आहट वापस नहीं मिली। अंधेरे में बैल की लाश की सफ़ेदी हल्की सी चमक रही थी। बिना गर्दन घुमाए, सिर्फ आंखों की घुमावट से मैं जितना देख सकता था देख रहा था। लेकिन जब मैन ईटर बाघ की घुर्रट याद आती, दिल में एक अजीब सी कसक उठती। मैं बिल्कुल सीधी दिशा में घूरकर देख रहा था कि अचानक एक परछाई ज़मीन से चिपकी हुई सी एक लकीर की तरह अंसारी साहब जहां बैठे थे उनकी दिशा में सरकती हुई नजर आई। मेरा दिल एकदम थम गया। पूरी जान से कांप उठा। सांस गले में अटक गई, जैसे सारे जिस्म की ताकत एक पल में निकल गई हो। मैं चीखना चाहता था, किसी तरह अंसारी साहब को होशियार करना चाहता था, पर गला बिल्कुल बंद हो गया। एक हल्की सी भी आवाज़ ना निकली। मैन ईपर बाघ की दहशत, अंसारी साहब की जिंदगी का खतरा और मेरी अपनी मजबूरी। मैं एक पल के लिए बिल्कुल बेहोश होने जैसा हो गया।
और जंगल का अंधेरा मेरे आगे और गहरा होता चला गया। बाघ और अंसारी साहब के बीच का फासला इतना ज़्यादा कम हो चुका था कि मैं अंधेरे में गोली भी नहीं चला सकता था। एक पल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अंसारी साहब बाघ की इस खतरनाक हलचल को देख पा रहे थे या नहीं। अगर मैं टॉर्च चला देता या उन्हें आवाज़ दे देता तो डर था कि बाघ गुस्से में उन पर सीधा झपटा मार देता। जंगल के इस मैदान में एक पल की भूल जिंदगी छीन लेती है। इस वक्त मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग का फ़ायदा हुआ। मुझे अंदाज़ा था कि बाघ अभी तक मेरी बैठने की जगह से अनजान था। उसका ध्यान सीधा अंसारी साहब की ओर था। मैंने धीरे से बस इतनी सी करवट ली कि पत्तों की हल्की सी सरसराहट हुई और बाघ का ध्यान तुरंत मेरी ओर मुड़ गया। उसके कदमों की आहट रुक गई। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में किसी ने जली हुई चिंगारी रखती हो। मैन ईटर होने के बाद बाघ और भी ज़्यादा चालाक और बुज़दिल हो जाता है। हर अनजान आहट उसके लिए खतरा बन जाती है। अचानक उसने खौफनाक सी दहाड़ लगाई। जंगल की हवा तक हिल गई। एक पल के लिए लगा कि पूरा का पूरा अंधेरा इस आवाज़ से कांपता जा रहा है। और फिर बाघ पीछे की ओर एक भारी छलांग मारकर अंधेरे में गायब हो गया। देर तक उसकी दहाड़, उसकी गुरगुराहट पूरे जंगल में गूंजती रही। थोड़ी देर बाद अंसारी साहब ने धीमी आवाज में बताया कि वो पूरी तरह होशियार थे। उनका कहना था कि अगर बाघ 2 कदम और बढ़कर उन्हें देख लेता और ये समझ जाता कि वो बिल्कुल सामने तैयार बैठे हैं, तो वो गुस्सा दिखाकर भाग जाता, क्योंकि मैन ईटर अगर उस वक्त घायल ना हो, सामने से कभी हमला नहीं करता। उसके हमले में नफरत होती है और साथ में एक अजीब सी बुज़दिली, एक अंधी सी जुनूनियत। अंसारी साहब के सुकून और सब्र को देखकर हम सब उनके दीवाने हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी राइफल छोटे बोर की थी। बाघ उनसे सिर्फ 10 गज दूर था और उनकी आमने सामने की लाइन में था। इस वजह से उन्होंने फायर नहीं किया। एक छोटी सी गलती किसी की जान ले लेती। उस रात हम सब वापस घर चले गए। अगली सुबह जंगल में हाके के लिए गांव से आदमी इकट्ठे किए गए। लगभग 9 बजे हम फिर वहीं पहुंच गए जहां बैल की लाश लटकी मिली थी। इस बार मंजर बिल्कुल अलग था। बैल की लाश वहां थी ही नहीं। जमीन पर घसीटने के गहरे निशान बने हुए थे। घसीटने की दिशा में जहां से लाश गुजरी थी, वहां पेड़ों की जड़ें तक टूट गई थीं। ऐसे जैसे कोई भारी जंगली जानवर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ता चला गया हो। घूर करने पर बाघ के पग मार्क्स उन सब जगह मिले जहां पेड़ टूटे पड़े थे। जब जांच की, पता चला कि बाघ बैल की लाश के कहीं फंस जाने पर इस जोर से झटका मारता कि पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाते। जंगल का वो टुकड़ा बहुत घना था। वहां बैल की लाश आधी खाई जा चुकी थी। बदबू इतनी तेज थी कि लगता था कि बाघ अभी कहीं पास ही छुपकर देख रहा होगा। हाके के लिए सब एक लाइन में एक ही दिशा से पूरी तैयारी के साथ जंगल में घुस पड़े। 5 फुट ऊंचे पत्थर पर अंसारी साहब बैठकर निशाना संभाले हुए थे और हम सब नीचे घनी झाड़ियों की आड़ में छुपकर बैठे थे। हाके की आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई। जंगल में एक अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। अचानक बाघ ने कड़क सी दहाड़ लगाई। पूरी घाटी में गूंज मच गई। हाके वाले और जोर से चिल्लाए और बाघ ने फिर दहाड़ मारी। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। फिर वो भारी कदमों के साथ हाके की दिशा में चल पड़ा। शिकार करने वालों के अंदर एक अजीब सा जोश आ गया। सारी सोच एक ही दिशा में जम गई थी। सबने अपनी राइफल्स का मुंह सीधा किया। सांसें धीमी और बराबर चलने लगी, जिसे सुनकर लगता था जैसे कई पतला सी डोरियां एक साथ हिल रही हों। कान और आंखें दोनों पूरी तरह तैयार थे। जिस्म में एक नरम सी हल्की लोच आ गई थी, ताकि जरूरत पड़ते ही तुरंत झुका जा सके या सीधा निशाने पर फोकस किया जा सके। दोनों कान गर्म पड़ चुके थे। जुबान सूख रही थी। गला जैसे कांटों से भर गया हो। हर पल उम्मीद बस इतनी थी कि अब वो पल आने ही वाला है जिस पल शिकारी और बाघ की टक्कर होगी। सबकी नजरें उन रास्तों पर थीं जहां से बाघ आने का सबसे ज्यादा चांस था।
तभी मुझे उसके भारी कदमों की हल्की सी आहट अपनी ओर आती महसूस हुई। लेकिन अगले ही लम्हे वो दिशा बदलकर सीधा अंसारी साहब की ओर मुड़ गया और फिर ऊपर की ढलान की चट्टान से एक तेज छलांग लगाई, सीधा नाले में, अंसारी साहब के बिल्कुल सामने, सिर्फ 10 गज की दूरी पर। बाघ के पैर अभी पूरी तरह जमीन को छू भी नहीं पाए थे। उसके जिस्म का वजन अभी उतर ही रहा था, तभी अंसारी साहब की गोली निकली। गोली जाके सीधा बाघ की खोपड़ी पर लगी। एक पल में उसका दिमाग उड़ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, बाघ ने न आवाज निकाली, न तड़पा, न कोई झटका। वो बस धीरे से, बिल्कुल चुपचाप एक पत्थर की तरह जमीन पर लेट गया। अब शुरू करते हैं अपनी दूसरी रोमांचक दास्तान। वो मंजर इतना डरावना था कि आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो पूरा बदन कांप उठता है। लाश नहीं, जैसे इंसानी बदन के टुकड़े थे जो करीब 10-15 गज तक जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। उस बहादुर आदमी के दिल गुर्दे, जो किसी खूनी जंग के बाद कीमे की तरह चीर दिए गए थे, गहरे लहू में लिपटे हुए चमक रहे थे। जमीन पर खून के चाप ऐसे थे जैसे किसी ने लाल रंग की चादर बिछा दी हो। मिट्टी से लिपटी आंखें, जो अब भी अपने आखिरी पल की लाज को संभाले बैठी थीं, बिल्कुल पत्थर सी हो चुकी थीं। उसका बड़ा सा सर, जिसमें वो आंखें अब भी ठहरी हुई थीं, धड़ से अलग एक कोने में पड़ा था। रगों का पूरा जाल उसके नीचे लिपटा हुआ, जैसे किसी ने नफरत में आकर गर्दन को चबाकर निकाल दिया हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हर रग, हर नस से खून चूस लिया गया हो। नाक से बहते लहू ने एक और जमकर परत बना ली थी और कुछ बाहर, कुछ अंदर रुक गया था। उसका हमेशा मुस्कुराता चेहरा इस तरह फैल गया था कि होंठ तन कर रह गए थे और पूरे दांत साफ दिख रहे थे। शायद मौत के आखिरी कश्मकश में उसकी जुबान बाहर आ गई थी और मुंह पूरा खुला रह गया था। दायां हाथ कंधे से उखड़कर दूर जा गिरा था। बाजू की मांस की मछलियां आधी फटी हुई थीं। बायां हाथ इस तरह चबाया गया था कि सिर्फ हड्डी का सफ़ेद सा चूरा रह गया था। उसका चौड़ा सीना, उस पर की चमड़ी बिल्कुल तार तार हो चुकी थी। कुछ जगह पर पसलियां खुली नजर आ रही थीं, जिनके बीच से किसी खूनी दरिंदे के नाखून नीचे तक घुस गए थे, जैसे वो दिल तक पहुंचकर उसे निकाल लेना चाहता हो। पूरा पेट फटा हुआ था, चमड़ी दोनों ओर पलटकर लटक रही थी, आते एक झटके में बाहर खींच ली गई थीं। गुर्दे का एक छोटा सा टुकड़ा एक लंबी सी आंच से लटका हुआ था। जांघों और टांगों का मांस इधर उधर नोचा हुआ पड़ा था। शायद उस खूनी दरिंदे का पेट तो भर चुका था, लेकिन नफरत और बदले की आग में उसने लाश के हर हिस्सों के टुकड़े टुकड़े करके बदला लिया। एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी पूरी लहू में भीगी हुई एक पेड़ के तने में घुसी हुई थी। लगता था आखिरी वार खाली गया और कुल्हाड़ी सीधे पेड़ में जा धसी। लंबी तंदुरुस्त टांगें कमर के जोड़ से तो अलग नहीं हुई थी, लेकिन निचला धड़ आधा उल्टा घुमा हुआ पड़ा था। जमीन पर निचा हुआ घास, पत्ती पत्तियों के टूटे हुए टुकड़े और पेड़ की पतली डालें साफ बता रही थी कि यहाँ लंबी जद्दोजहद हुई होगी और आखिरी पल में उस जवान को लेपर्ड ने दबा लिया था। एक अजीब सी बात करीब जाकर सामने आई। लाश के मुंह के अंदर लेपर्ड की खाल का छोटा सा टुकड़ा और उसके बाल फंसे हुए थे। यकीनी तौर पर उस बहादुर ने आखिरी सांसें चलती तक लेपर्ड को दांतों से भी काटा होगा। दोनों हाथों की मुट्ठी लेपर्ड के बालों को इतनी मजबूती से जकड़कर बंद थी जैसे लेपर्ड को पकड़कर मसल दिया हो, और जैसे अपने खून पिए दुश्मन का मांस चखकर ही उसने मौत को गले लगाया हो। दिल वाला कोई भी आदमी अगर इस हालत में इंसानी जिस्म को देखे तो होश संभालना मुश्किल हो जाए। जब हम तीनों भाई वहां पहुंचे, उस वक्त आसपास कोई दरिंदा नहीं था। सूरज ढल रहा था। रोशनी धीरे धीरे लहू के रंग जैसे पीले में लाल होती जा रही थी। जैसे ही पहली नज़र हमने मैदान पर डाली, कदम वहीं जम गए। सबसे पहला असर हम पर सिर्फ शिकारी अंदाज का पड़ा।
हमारी राइफल तुरंत उठ गई। हम तैयार होकर खड़े हो गए, बायां पैर आगे, धड़ थोड़ा झुककर, आंखें चारों दिशाओं में फैला दीं, लेकिन कोई आहट नहीं, कोई साया नहीं। 2-3 मिनट हम इसी सख्त तैयारी में खड़े रहे। पूरा माहौल बिल्कुल शोक में था, हवा तक रुक सी गई थी। नजरें लाश की फैली हुई टांगों पर गिरी, लेकिन कमर से ऊपर का धड़ गायब था। आंख ने जब हौले से घूमकर पूरा मंजर देखा तो वो जगह किसी जंग का दर्दनाक नक्शा लग रही थी, जैसे किसी कसाई के चक्कू ने नहीं बल्कि एक खूनी दुश्मनी ने इंसानी जिस्म को चीर फाड़ दिया हो। ये लेपर्ड और आदमी के बीच की नफरत का सबसे भयानक सबूत था, और उस शिकारी की आखिरी जंग का अंधेरा खाका। चारों ओर एक बेचैन खामोशी थी। हमने पूरा एरिया ध्यान से देखना शुरू किया। असल में हमें इस हादसे की कोई खबर नहीं थी, ना ही हम लेपर्ड का शिकार करने निकले थे। हम तो बस अपने कैंप के किचन के लिए कोई जंगली जानवर ढूंढ रहे थे। ये जगह हमारे कैंप से 2 मील दूर थी, और हम इस गांव सिर्फ एक पुरानी दोस्ती वाले देहाती शिकारी को मिलने आए थे, जो हमेशा हमें शिकार खिलाने का वादा करता था। मगर इस गांव में तो कोहराम मचा हुआ था। हवा, जमीन, लोग, सब पर एक साया छाया हुआ था। 2 घंटे तक सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा बना रहा। हम सब अपने पेड़ों पर बिल्कुल जम कर बैठे थे। हर हल्की सी पत्ता हिलने की आहट पर कान खिंच जाते। फिर अचानक एक गीदड़ ने एक अजीब सी खतरे वाली आवाज निकाली। ये आम गीदड़ की चीख नहीं थी। बीच बीच में रुककर बिल्कुल ठीक बैल की लाश की दिशा में बढ़ते हुए वो उस तरह बोल रहा था जैसे उसे कोई खौफ महसूस हो रहा हो। सुनसान जंगल में उसकी आवाज़ इतनी भयानक लग रही थी कि मेरी पीठ तक में ठंडी लहर दौड़ गई। जब वो गीदड़ आखिरी बार बोला तो बैल की लाश से सिर्फ 25 कदम दूर था, और उसके बाद एकदम खामोशी। हमारे लिए ये सबसे साफ इशारा था कि बाघ जग गया है। वो अपने अंदाज से घूमकर चक्कर काटकर लाश की ओर बढ़ रहा था। सांस अंदर तक जम गई। हर शिकारी ने अपनी आंखों को अंधेरे में ताना, कान आहट पर लगा दिए। हर एक ने अंदाजे लगाए कि बाघ किस दिशा से आएगा। राइफल को बार बार संभाला, थामा, तोल कर देखा। अपने दाहिने बाएं किनारे तक जितना नज़र पहुंच सकती थी उतना अंधेरा देख डाला। सांस को धीरे धीरे अंदर खींचकर फिर बाहर निकालकर अपने नर्व्स को ठीक करते रहे, और इसी बेचैनी, इसी इंतज़ार में जब भी किसी जानवर का ख्याल दिमाग में आता, उसी की सूरत अंधेरे में एक धोखे की तरह सामने तैर जाती। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। इसी को अंग्रेज़ी में थ्रिल कहते हैं, और शिकार के वो गहरे लम्हे ही शिकारी के लिए असली मज़ा होते हैं। इसी बेखुदी के पलों में हम बैठे थे, तब किसी पेड़ के नीचे हल्की सी मिट्टी हिलने की आवाज़ सी आई। राइफल की पकड़ और ज़्यादा कस गई। सारे होश एक ही ओर जमा हो गए। इंतज़ार लंबा ही होता गया। मिनट घंटे बन गए। पुराने शिकारी भी थक गए, पर बाघ की कोई आहट वापस नहीं मिली। अंधेरे में बैल की लाश की सफ़ेदी हल्की सी चमक रही थी। बिना गर्दन घुमाए, सिर्फ आँखों की घुमावट से मैं जितना देख सकता था देख रहा था। लेकिन जब मैन ईटर बाघ की घुर्रट याद आती, दिल में एक अजीब सी कसक उठती। मैं बिल्कुल सीधी दिशा में घूरकर देख रहा था कि अचानक एक परछाई ज़मीन से चिपकी हुई सी एक लकीर की तरह अंसारी साहब जहां बैठे थे उनकी दिशा में सरकती हुई नजर आई। मेरा दिल एकदम थम गया। पूरी जान से कांप उठा। सांस गले में अटक गई, जैसे सारे जिस्म की ताकत एक पल में निकल गई हो। मैं चीखना चाहता था, किसी तरह अंसारी साहब को होशियार करना चाहता था, पर गला बिल्कुल बंद हो गया। एक हल्की सी भी आवाज़ ना निकली। मैन ईपर बाघ की दहशत, अंसारी साहब की जिंदगी का खतरा और मेरी अपनी मजबूरी। मैं एक पल के लिए बिल्कुल बेहोश होने जैसा हो गया, और जंगल का अंधेरा मेरे आगे और गहरा होता चला गया। बहुत धीरे, संभलते हुए कदम रखते हुए हमने पूरा एक घेरा लगा लिया, लेकिन कोई आहट, कोई साया, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। मैंने सोचा कि अब सिर्फ आधा घंटा रोशनी बची है, एक और चक्कर लगा लेते हैं। कल सुबह पूरी शिकार पार्टी के साथ इस लेपर्ड को ढूंढेंगे। हमें अंदाज़ा नहीं था,
मगर यहीं आसपास घुसकर बैठा हुआ लेपर्ड हम तीनों को देख रहा था। हर हरकत, हर सांस, हर कदम वो चुपचाप ताकता रहा। शायद उसका खून अभी तक गर्म था, या शायद इस बार उसने ही फैसला कर लिया था कि दौड़ कोई और नहीं बल्कि वो शुरू करेगा। मेरे दिल में भी ये बात उठ रही थी कि कल पूरी टीम के साथ इस दरिंदे का सामना करेंगे। इसलिए हमने बेदिली से दूसरा चक्कर शुरू किया, लेकिन फिर जो हुआ उसने हमारी सांसें रोक दी। हमारी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमसे सिर्फ 10 कदम आगे ऊंची घास के अंदर चलता जा रहा था। घास की सीढ़ियां हिल रही थीं और लेपर्ड हमारे कदम की रफ्तार से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था, जैसे जंगल का कोई साया हमें आगे की ओर खींच रहा हो। इस घास के टुकड़े में घुसकर रहना बिल्कुल बेवकूफ़ी थी। मैंने इशारे से शब्बू और बब्बू मियाँ को कहा कि वो पीछे वाली ऊंची टेकरी पर रुक जाएं, और मैं खुद आगे बढ़ गया, हो की शिकारी आवाज़ निकालकर। मेरी आवाज़ सुनते ही लेपर्ड की चाल तेज़ हो गई। घास खत्म हुई तो वो एक छोटे से ऊंचे टिले पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पलटकर सीधा मेरी ओर देखा। वो दीदार बस एक पल का था। और उसी पल हम तीनों की गोलियां एक साथ चलीं। 20 गज की दूरी से आग उगलती हुई गोलियां सीधी उसके सर और गर्दन के बीच जा लगीं। लेपर्ड की रीढ़ की हड्डी तक छिल गई और वो वहीं थरथरा कर गिर गया। फायर की आवाज़ ने जंगल को हिलाकर रख दिया। एक भयानक गूंज पेड़ों के बीच इधर से उधर तक फैल गई। गांव के तजुर्बेकार शिकारी लोगों ने दूर से ही तस्दीक कर लिया कि गोलियां बिल्कुल सही लगी हैं, और आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि पूरा गांव चीखता बोलता हुआ वहां जमा हो गया, उसी जगह जहां मौत और जंग का असली फैसला हुआ था। दोस्तों, शिकार का हर पल एक नया सबक देता है। ये काम सिर्फ गोली चलाने का नहीं, बल्कि हिम्मत, सोच और लगातार जद्दोजहद की कसौटी होता है। इसी सोच से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि जंगल में एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ उलट सकती है। सबसे पहली बात, किसी भी जानवर के सामने हमेशा संकीपन या अकड़ दिखाने की गलती मत करना। बाघ हो या लेपर्ड, दोनों कई हालातों में हद से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनके नाखून और दांतों को हमेशा जहरीला समझो। ज़रा सी बेध्यानी ऐसा नुकसान दे सकती है जिसका अंदाज़ा भी मुश्किल होता है। और दोस्तों, कभी भी गुस्से में बदला लेने का फैसला मत करना। जंगल में गुस्सा दिमाग को अंधा कर देता है। चाहे हाथ में कितना ही बढ़िया हथियार हो, फिर भी सोच विचार और ठीक मौके का इंतज़ार ज़रूरी है। बेसोची समझी हिम्मत अक्सर मौत का दूसरा नाम बन जाती है। लेपर्ड, ये तो सबसे चालाक, सबसे कमीना और सबसे हिम्मती दरिंदा होता है। आंखों में धूल झोंककर यूं गायब हो जाता है जैसे हवा के साथ मिल गया हो। सूरज ढलने के वक्त बिना प्लान के, बिना तैयारी के जंगल में घुसना, ये खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा है। इस वक्त बदलते हुए आसमान, धुंधली रोशनी और लंबे होते साए इंसान को ऐसे धोखा देते हैं कि टॉर्च भी काम नहीं करती और आंख भी सच दिखाना बंद कर देती है। अगर ज़रूरत पड़ ही जाए तो हर कदम संभाल कर रखना। हर जगह रुककर, हवा को सुनकर, मिट्टी की हलचल महसूस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शिकार का असली तरीका यही है कि खास मौक़ों पर चुपकर दाव लगाया जाए। जंगल हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सब्र से काम लेते हैं। भागते हुए, गुस्से में भड़क चुके दरिंदे का पीछा तुरंत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसे छोड़ा हुआ वक्त थोड़ा बेफिक्र कर देता है और तब शिकारी को मौका मिलता है सही फैसला लेने का। लेकिन अगर वो घायल हो तो फिर कहानी अलग हो जाती है। घायल दरिंदा दोस्तों हमेशा दुगनी तेजी से हमला करता है।
जंगल के उस्ताद इस बात को खूब जानते हैं कि दरिंदे का जख्म हैरत अंगेज रफ्तार से भर जाता है, लेकिन उसके हमले की कुव्वत कभी कम नहीं होती। और जब मजबूरी में उस घायल दरिंदे से टकराना पड़ जाए तो फिर वो पूरा जोर लगा देता है। इस खेल में गलती की गुंजाइश नहीं। यही शिकार का असल इम्तिहान है और यही जंगल का उसूल है।